भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को शुक्रवार को फ्रीज कर दिया गया। हालांकि फिर आईटी ट्रिब्यूनल ने पार्टी के फ्रीज किए गए खातों को दोबारा से चालू कर दिया है और पार्टी के बैंक खातों पर से 21 फरवरी तक के लिए रोक हटा ली गई है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे लोकसभा चुनाव से ऐन पहले लोकतंत्र पर सत्ता द्वारा किया गया एक बड़ा प्रहार कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए। ये भारत के लोकतंत्र पर गहरा हमला है। बीजेपी द्वारा एकत्र किया गया असंवैधानिक धन का उपयोग वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्र किया गया धन सील कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से इस देश में बहुदलीय प्रणाली को बचाने और भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील करते हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई की वजह से पार्टी की सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। खाते फ्रीज हो जाने की वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी प्रभावित होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए गए और केंद्र की क्या मंशा है और क्या ये कानून का उल्लंघन है और इसीलिए एक बड़ा एक्शन आईटी डिपार्टमेंट का, और इसके साथ ही कुछ और सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाए। ये सवाल इस तरह से हैं कि क्या आईटी की कार्रवाई चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नतीजा माना जाए। जिस तरह से असंवैधानिक धन बताया है जो चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न दलों को मिला है, कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने को बदले की कार्रवाई क्यों करार दिया, इसका क्या आधार है, समझेंगे इस सवाल को भी। क्या आईटी की कार्रवाई पक्षपाती दिखती है और क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकवाने की कवायद भी है, कोशिश भी है, क्योंकि कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि ये जो आयकर विभाग का एक्शन उसके बैंक खातों को फ्रीज करने का सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एकमात्र सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कवायद दिखती है। और ये कवायद दिखती है कि चुनाव से ऐन पहले पार्टी को कमज़ोर किया जा सके, पार्टी की गतिविधियों को प्रभावित किया जा सके। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़ चुके हैं और संदीप चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूं कार्यक्रम के दौरान। वेद प्रकाश सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि बैंक खातों को फ्रीज किया गया, उसके बाद रोक हटा ली गई है, लेकिन ये रोक सशर्त है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो रोक हटाई गई है सशर्त, बदले की जो कार्रवाई है ये कांग्रेस क्यों कह रही है? नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी को और भाई संदीप जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये विशुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है और कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव ठीक से न लड़ सके, प्रचार न कर सके और राहुल गांधी धन अभाव में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ दे, इसी कुप्रयास में, इसी षड्यंत्र के तहत ये सारी नोटंकी की गई है। ये क्यों किया गया है? और बदले की राजनीति भी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी का चेहरा बेनकाब हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप 2 जजों की टिप्पणियां देखिए। जस्टिस सिन्हा ने क्या कहा है? जस्टिस सिन्हा ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गुप्त जो दान दिया जा रहा है वो एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, अर्थात भाजपा को 6,554 करोड़ रुपए का जो पैसा मिला वो मनी लॉन्ड्रिंग है। दूसरी बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जो पैसा दिया जा रहा है बेनामी लोगों द्वारा, किसी को नहीं मालूम किसका है, ये काला धन है। तो मोदी जी की दोनों ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरी है कि काला धन को लाने वाले खुद काला धन ले रहे हैं, रिश्वत और भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाले, दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने वाले खुद अपना पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से चला रहे हैं। इससे मोदी जी लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस पर यह हमला किया। अगर हमारा आईटी विभाग और हमारा ईडी इतना ही स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो इसी ईडी ने नेशनल हर्ड मामले में बिना एफआईआर ये कहकर कांग्रेस नेताओं पर ईसीआर दर्ज की थी
कि भाई कोर्ट के अंदर मामला है, एफआईआर नहीं है पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी जी कि जो गुप्त चंदा मिला है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहा ईडी, क्यों नहीं ईसीआर दर्ज कर रहा? वहीं कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि जिन दलों ने पैसा खर्च नहीं किया है उनसे पैसा वापस लिया जाए जो बॉन्ड का मिला था। अब बॉन्ड का 85% तो बीजेपी के सहयोगी दलों को ही मिला है, विपक्ष को तो कांग्रेस को सबसे कम मिला है, कांग्रेस से ज्यादा तो क्षेत्रीय दलों को मिला है। और इन्होंने तो अपना चुनाव में खर्च कर दिया, इनके पास तो पैसा है नहीं। पैसा अगर बैंकों में जमा है तो भाजपा का है। तो अगर हमारा आईटी डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट इतना ही कानून की परिपालना करता है तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कोई अदालत है नहीं। तो इनको तत्काल भाजपा के खिलाफ ईसीआर दर्ज कर जांच शुरू करनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। दूसरी बात, कितनी हास्यास्पद है कांग्रेस के खिलाफ, आप सुनकर हंसेंगी। ये मामला 2019 का है कि 2019 के अंदर कांग्रेस ने जो रिटर्न दायर की थी वो 31 दिसंबर तक रिटर्न दायर हो जानी चाहिए थी, उसमें 20-25 दिन कांग्रेस लेट हो गई। तो कहा कि भाई आपने लेट रिटर्न दायर क्यों की? 197 करोड़ का मामला है, 197 करोड़ की रिटर्न है, 197 करोड़ रुपए खर्च हुआ था कांग्रेस का चुनाव। और दूसरी बात कही है कि कांग्रेस ने 14,40,000 रुपए नकद लिए हैं। ये नकद क्यों नहीं लिए हैं? इसके ऊपर हम पर 135 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, केवल 14,40,000 रुपए और 15-20 दिन रिटर्न देरी से। कुल खर्चा 197 करोड़ का है और हम पर ठोक दिया जुर्माना 135 करोड़ का। अब ये कोई न्याय संगत बात है क्या? और वो भी 5 साल पुराना मामला है। कब ठोका? जब चुनाव आ गए कि भाई इनका अकाउंट फ्रोजन कर लो और भाई ये इनकी गतिविधियां रुक जाएंगी। अब 21 फरवरी तक इनको मौका दिया है कि उसमें भी कहा है कि 115 करोड़ रुपए तो आपने मिनिमम रखने पड़ेंगे। कांग्रेस के कुल अकाउंट में 115 करोड़ नहीं है करंट अकाउंट में। इसका मतलब क्या होगा कि हम तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। पहले हम 115 करोड़ रुपए से ज्यादा उस अकाउंट में लाएं और उसके बाद हम खर्च करें। तो ये हमारी गतिविधियों को रोकने, लोकतंत्र को कुचलने, भारत जोड़ो यात्रा को डिसबैंड करने के लिए एक मोदी जी का षड्यंत्र है। और अब ये देश के नागरिकों को सोचना है कि चुनाव जीतने के लिए अगर इस तरह के षड्यंत्र किए जाएंगे, देश में कानून के इस तरह के दोहरे मापदंड होंगे तो लोकतंत्र कहां बचेगा? अगर न्यायपालिका के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब देखते हैं 21 तारीख को आईटी ट्रिब्यूनल क्या करती है। आईटी ट्रिब्यूनल कुछ नहीं करेगी, उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और आप अच्छी तरह जानते हो राहत पाने में कम से कम इस सारे मामले में महीना 2 महीना लग जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। यही मोदी जी चाहते हैं कि राहत तो मिलेगी पर कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं रवैया सारा कि भाई ट्रिब्यूनल का क्या रवैया है, हाई कोर्ट का क्या रवैया है। या आपने नेशनल हड़ के मामले में देख लिया, ऐसी बातें नेशनल हड़ के मामले में हाई कोर्ट ने लिखी थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा कड़ा संज्ञान लेकर कहा ये क्या हो रहा है। जी, तो केंद्र की क्या है मंशा? क्या दिखता है कि ये जो एक्शन हुआ है क्या ये पक्षपाती है? अगर सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड वाले फैसले से ही जोड़कर इस एक्शन को देखा जा रहा है तो क्या ये पक्षपाती दिखता है? और अगर देखा जाए, जो कि एक एडीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि चुनावी बॉन्ड से सबसे ज़्यादा जिसको धन प्राप्त हुआ है वो बीजेपी है और सबसे बड़ी एक धनराशि वहाँ पर है, तो कोई कार्रवाई करनी है, कुछ फ्रीज करना है तो फिर वो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की तरह से क्यों नहीं दिखता है। हालांकि बीजेपी की प्रवक्ता नरेंद्र कोहली ने सफाई दी है कि कानून के सामने ये नहीं होता कि वो सामने कौन है, किसके प्रति कार्रवाई की जा रही है, बल्कि कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं इसे प्राथमिकता दी जाती है। उत्कर्ष सिन्हा के पास चलना चाहूँगी। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी जो बातें यहाँ पर जो तर्क पेश किए हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कांग्रेस की तरफ से, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि 2018-19 का ये आयकर रिटर्न का मसला है और भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है कुछ ही महीनों में हो सकती है, क्योंकि कुछ ही महीनों में ये होने वाला है। ऐसे में ये कार्रवाई कैसे देखे, जो भारत की जनता है उसे इस कार्रवाई को कैसे देखना चाहिए? देखिए नेहा जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर कोई कार्यवाही होती है तो उसमें टाइमिंग हम लोग जरूर देखते हैं। 2018 में 2019 में 2019 में 2018 में 2019 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 में 2019
नलिन कोहली जी ने कह दिया कि कानून अपने दृष्टि से देखता है। बिल्कुल सही बात है, कानून अपने दृष्टि से देखता है, लेकिन कानून कई बार क्या देखता है और कई बार क्या नहीं देखता है, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कानून, अगर ईडी के मामले को देखें तो ईडी ने जितने लोगों को नोटिस दिया तो कानून ने देखा, लेकिन जिस वक्त वो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उसके बाद कानून ने उसको नहीं देखा। तो कानून के देखने का आधार क्या है? जी, मैं ये मानता हूं कि चलिए अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है किसी में तो एक्शन होना चाहिए, बट एक्शन क्या है कि ये कहा जाता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि क्या कानून की नजर में सब बराबर है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर, तो कई बार ऐसा हुआ कि जो लास्ट डेट्स हुई है अपने चंदों को डिक्लेयर करने की, अगर एडीआर को ही रेफर करें तो कई बार ऐसी रिपोर्ट आती कि उन्होंने टाइम से अपना डिक्लेरेशन दे दिया। दूसरा, ये जो मामला हुआ है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, उसमें 3 हफ्ते का टाइम है जिसके भीतर पैसा वापस करना है। तो क्या पार्टियां वो पैसा वापस करेंगी या उसके लिए अपील में चली जाएंगी? जी, तो यहां पर भी कानून को देखेंगे हम लोग। अब रह गया सवाल कांग्रेस के ऊपर एक्शन का। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि बाहर बहुत भले ही दिखाई दे रहा हो कि मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं जो पिछला घटनाक्रम हुआ है राजनीतिक रूप से, उस घटनाक्रम के भीतर ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें बहुत हैं और उन दिक्कतों को एक एक करके पार पाने में वो कहीं राजनीतिक प्रयास कर रही है। वहां तक तो लोकतंत्र में मैं स्वीकार करता हूं कि ठीक है, किसी को तोड़ना, किसी को लाना, किसी को अपने पाले में लाना, ठीक है, लेकिन जब ईडी, सीबीआई और आईटी दिखाई देने लगती है तब ये लगता है कहीं कि सरकार अपनी तंत्र का प्रयोग अपने विपक्षियों को दबाने में कर रही है और ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे केस, अजीत पवार का केस देख लीजिए महाराष्ट्र में, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सब घोटाले वाले जेल जाएंगे और 2 दिन बाद वो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए दिखे। उसके बाद से कोई बयान नहीं आया प्रधानमंत्री का कि कहां जाएंगे। असम के किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। हमें याद है उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसके कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक समर्थक है कन्नौज के इत्र व्यवसायी, उनके यहाँ छापे पड़े। हालांकि उसमें नाम में कंफ्यूजन हो गया, लीड गलत हो गई, वो दूसरे के यहाँ छापा पड़ गया नाम के कंफ्यूजन में, लेकिन वो स्कैंडल हुआ। तो ये टाइमिंग जो है ना, अब जैसे अब महीना भर भी नहीं, चुनाव की घोषणा होना 2 हफ्ते का मामला है, 2 से 2.5 हफ्ते के बीच में अंदाजा है कि आचार संहिता लग जानी चाहिए जी। बीच में यात्रा है राहुल गांधी, तो अब रोकना है। कैसे रोकना है, क्या तरीके होंगे? एक तरीका तो लोकतांत्रिक होता है कि भाई ठीक है, कोई भी पार्टी आए, यही भारत है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने जब अपना रथ लेके वो निकले थे, यात्राएं कोई पहली बार नहीं हो रही। चंद्रशेखर जी निकले थे इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम जी, यात्रा तो पूरी हुई। लाल कृष्ण आडवाणी निकले राम रथ लेके, तो यात्रा जाके बिहार में जाके खत्म, अरेस्टिंग हुई जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव निकले। तमाम यात्राएं निकलती रहती हैं, निकलती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक शैली यही है। लेकिन अगर आर्थिक कारणों या कानूनी दबावों से, एक तो परमिशंस ना देना, उसके बाद अब बैंक अकाउंट, तो कहीं ना कहीं ये है कि जो कहा जाता है ना कि लक्ष्य पाने के लिए साम दाम दंड भेद, तो इस वक्त मोदी सरकार उन चारों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई, देखिए इनकम टैक्स के मामले में डायरेक्ट फ्रीजिंग की कार्रवाई नहीं होती है, जहां तक मेरी जानकारी। पहले नोटिस दी जाती है जी, नोटिस आती है, नोटिस का जवाब होता है, नोटिस के ऊपर फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो सुनती है और उसके बाद फिर सजा के तौर पर
चाहे आप फ्रीज करते हैं या नहीं करते हैं या जो करते हैं। जी। कांग्रेस पार्टी को ऐसी पार्टी तो है नहीं कि अगर आपने मान लीजिए 112 करोड़ रुपए का लगाया तो आप कह देंगे कि साहब ये अब तो बैंकरप्ट हो गए, हम नहीं देंगे। तमाम कंपनियां ये काम करती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में देखिए कि वो टैक्सेशन नहीं होती, लेकिन क्या वो जेल जाते हैं? नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया है इनकम टैक्स की। लेकिन डायरेक्ट अगर अकाउंट सीज करने की बात आ रही है तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कहिए आप वेंडेटा पॉलिटिक्स या सप्रेस करने की पॉलिटिक्स। तो अब ये तो है। अब लोग क्या सोचते हैं, लोग ये कैसे सोचेंगे, क्योंकि मसला लोगों के बीच में जाएगा। भारत के मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया से तो ये उम्मीद मत कीजिए कि वो इसको एजेंडा बनाएगा। लेकिन हाँ, अखबारों में खबरें आई हैं, कुछ कांग्रेस में ने कई जगह प्रदर्शन भी किए हैं। लोगों के बीच में जाए बात, लोग इसको कैसे सोचते हैं ये अंदाजा लगाना चाहिए। आमतौर पर तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पिक्चर बड़ी साफ दिखाई दे रही है कि ये सारी गतिविधियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करने के लिए हो रही हैं। कहीं ना कहीं उसके निहितार्थ कहीं और हैं। ये सिर्फ कानून का अनुपालन होना होता तो इतना सेलेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आप देखें तो उनके कंप्लायंसेस जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं। या भारत के बहुत सारे कॉर्पोरेट ने 31 दिसंबर के बाद अपना रिटर्न फाइल किया होगा। तो क्या अब पे नोटिस गई है और उसमें कांग्रेस एक है, या ये नोटिस सिर्फ कांग्रेस पे गई है, बाकी सब को ये कार्रवाई कांग्रेस पे हुई है, बाकी सबको सिर्फ नोटिस गई है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब एक्शन जो है, टाइमिंग जो है, उसका ऑब्जेक्टिव कहीं और है। बिल्कुल। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में आती है कि कानून की आंखों पे तो पट्टियां बंधी हुई हैं। जो कानून की देवी हैं उनकी तो आंखों पे पट्टियां बंधी हुई। संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये जो पूरा का पूरा एक ये घटनाक्रम सामने आया है, क्या ये बीजेपी की आत्मविश्वास की कमी है या ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है कि अब कुछ हफ्तों में जो है सारी चीज़ें जो है सार्वजनिक होंगी और वो जो धन है वो भी शायद जो है अब वसूली की जाने वाली है, तो कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को और कमज़ोर कर दो ताकि आगे जो समस्या आए आर्थिक स्थिति को लेकर उस पर जो ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े और एक बढ़त जो है वो पहले से ही हासिल हो सके। मैं समझूंगी इसको। संदीप जी, आपने विद्रोही जी की भी बात सुनी, उत्कर्ष सर की भी बात सुनी। क्या आपको लगता है जिस बहुदलीय प्रणाली को भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, ये उस पर एक गहरा आघात, क्योंकि समय का भी जिक्र किया उत्कर्ष सर ने कि समय बहुत अहम होता है और ऐसे समय में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है कमज़ोर करने की कवायद मानी जानी चाहिए और जनता के बीच भी से ऐसा ही देखा जा रहा है या जाएगा। संदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे की पूरे कार्रवाई को और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? खास करके राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा कहा जा रहा है कि ये प्रभावित होगी, और आपको लगता है कि इस वजह से ये यात्रा रुक भी सकती है? नेहा जी, देखिए, अगर यात्रा रुकेगी तो हमें सबको पता चलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर आप पूरा दृश्य देखते हैं पिछले कुछ समय से हेमंत सोरेन का अरेस्ट होना, वो हिंदुस्तान के लिए जरूरत नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें, हमारे लिए मुद्दे और बहुत हैं। लेकिन केजरीवाल के मंत्रियों का अरेस्ट होना, केजरीवाल के पीछे ईडी का लगना, जबकि हमें जरूरत और चीजों की है, मुद्दे और चीज के हैं, चीजें और दिखाई जानी चाहिए, तो चीजों को ना डाइवर्ट किया जाता है। कभी अजीत पवार का, कभी किसी की सरकार को तोड़ना। आप ये देखिए, अगर शरद पवार की बात करें, हिंदुस्तान का बच्चा कह सकता है कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, लेकिन शरद पवार को उसका राइट नहीं दिया जाता है। तो ऐसी आपको तमाम चीजें मिल जाएगी। उसी कड़ी में मैं ईडी के साथ ये आईटी की जो समस्या है इसको देख रहा हूं। हकीकत क्या है, जहां से हमें बात पूरी करनी चाहिए, हकीकत है डर। देखिए, मीडिया ने तो एक पिक्चर बना दी है कि जैसे पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर है और दूध की धुली हुई पार्टी अगर कोई है वो बीजेपी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, केरला में बीजेपी नहीं है, आंध्र में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, बंगाल में बीजेपी नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी नहीं है, हिमाचल में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है,
दिल्ली में बीजेपी नहीं है, और ऐसे तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहां पर बीजेपी नहीं है। तो बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो कि दूसरों की इमेज खराब होती जाए। देखिए लालू यादव की इमेज, लालू जी के केस किस वक्त पर उठाए जाते हैं, जब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, ताकि कल आप कह सके कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरे लोगों के, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों को घेरने की कोशिश हो रही है, उनका एक तरीके से मैं कहूंगा ये चरित्र हनन करने की कोशिश है ठीक इलेक्शन से पहले। और इसी तरीके से अब कांग्रेस को रोकना है। जबकि अगर आप फिर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हिंदुस्तान का जो वोट बैंक है, देखिए करीब 40% वोट मोदी जी को मिला, इनके अलायंस को मिला, जिससे ये प्रधानमंत्री बने, और 60% वोट ऐसा था जो अलग अलग दलों को मिला, जो आज कहने का मतलब है बीजेपी के खिलाफ, जो अलायंस के खिलाफ जो वोट है वो 60% वोट है। तो आज की तारीख में जिस तरीके से सभी दल बीजेपी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, वोट तो लोगों का है, पसंद नापसंद लोगों की है। अगर वो 40% में रह जाते हैं और कांग्रेस अकेली खड़ी रह जाती है, और उस वोट बैंक को ये लगता है जो बीजेपी के खिलाफ जाता है कि आज कांग्रेस ही विपक्ष है और कांग्रेस को वो वोट पड़ जाता है, तो ये कहानी बदल सकती है। और बीजेपी के पास भी ऐसे लोग हैं जो समझ रहे हैं। और मैं कहूंगा ये एक डर जब किसी के व्यक्ति के अंदर हो जाता है, किसी तानाशाह के अंदर डर हो जाता है ना नेहा जी, इस तरीके के फैसले होने लगते हैं। तो ये डर में होने वाले फैसले हैं, चाहे उसमें सीबीआई के केस देख लीजिए, ईडी के केस देख लीजिए, आईटी के रेड, या इनके जिस तरीके से बैंक फ्रीज करने की बात है, अकाउंट फ्रीज करने की बात है, या इमेज खराब करने की बात है। लेकिन मैं ये मानता हूं लंबे समय से जिस तरीके से कांग्रेस का, राहुल गांधी का चरित्र हनन हुआ है या उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, एक लिमिट होता है हर चीज की। अब मुझे लगता है कांग्रेस बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, और राहुल जी अब वो चेहरा बन चुके हैं जब उनकी इमेज को कोई खराब नहीं कर सकता। वो निखरने वाला चेहरा है और वो निखरता ही जाएगा, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे बहुत लोग थे, विद्रोही जी भी एग्री करेंगे, जो आस्तीन के साथ थे, उनके नियर डियर बने हुए थे, वो आस्तीन के साथ वहां से निकलकर सब बीजेपी में आ चुके हैं। अब उनके पास और कार्यकर्ता है, लड़ने वाला कार्यकर्ता है। नहीं संदीप जी, मेरा यहाँ सवाल ये है कि इस यात्रा से पहले एक और यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं, लेकिन उस यात्रा का असर विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा था। तो क्या बीजेपी चाहेगी कि यात्रा रुक जाए, जिसका असर ही ना हो रहा हो चुनाव पर? नेहा जी मैं आपको बता दूं, अगर 2-3 स्टेट बीजेपी जीत जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यात्रा का असर देखने को नहीं मिल रहा है। यात्रा के असर का ये भी होता है कि वो विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, विपक्ष में खड़े उन्होंने अपने वोट बैंक को संभाल के रखा है। वो थोड़ा सा वोट बैंक होता है जो कभी भी प्रभावित होकर इधर से उधर आ जा सकता है। अगर हिंदुस्तान में कोई तानाशाही देखेगा, गलत होते हुए देखेगा, तो वो वोट कब किसके साथ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, और चीजें बदल जाती हैं। जी विद्रोही जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, जिस डर की बात कर रहे हैं, डरो मत, ये तो स्लोगन दिया है राहुल गांधी ने, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा रोकने की जो कोशिश का आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्या दावा है आपका कि जिस यात्रा पर आप दावा कर रहे हैं कि रोकने की कवायद हो रही है, उस यात्रा का वोटर्स पे कितना असर है? ये हमने देख लिया है, जो पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सामने आए, उसके नतीजे सामने आए, उसमें क्या असर रहा इस यात्रा का? देखिए नेहा जी, भाई संदीप जी ने सही कहा, मोदी जी डर रहे हैं, और आप भी स्थायी विश्लेषण कर रही है। अगर यात्रा का असर नहीं होता तो मोदी जी को 4 करोड़ 80 लाख वोट क्यों मिलते और हमको 4 करोड़ 92 लाख क्यों मिलते? इसका मतलब असर तो है, पर वोटों के बंटवारे और गणित में भाजपा जीत गई, मैं मानता हूं, पर असर नहीं होता तो हमारी 4 करोड़ 92 लाख वोट नहीं मिलती, और मोदी जी के 4 करोड़ 80 लाख नहीं होते। राजस्थान के अंदर हम बहुत लो मार्जिन से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम लो मार्जिन से आ रहे हैं, और राजस्थान के तो भाई संदीप जी हैं, मुझसे ज्यादा जानते होंगे। अगर हम लोग बेटर मैनेजमेंट करते और अपने लोगों को ठीक ढंग से मिलकर चुनाव लड़ते तो 29 सीट ऐसी हैं जो हमने खुद हरवाई हैं, बहुत थोड़े थोड़े मार्जिन से। तो असर तो है, और असर नहीं है तो इस दूसरे जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, न्याय यात्रा, इस पर पहले दिन से ही अवरोध क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पूर्वांचल के अंदर बीजेपी और बीजेपी के समर्थकों का राज है। पहले दिन से अड़चन वहां, ममता बनर्जी ने अड़चन ममता बनर्जी के यहाँ, बिहार में पहुंचे तो बिहार में अड़चन वहां। अब जहां जहां वो जा रहे हैं भाजपा का राज है। अगर असर नहीं हो रहा तो अड़चन लगाने की क्या जरूरत है? वो चले जाएंगे चुपचाप, लोगों का जन समर्थन नहीं मिलेगा। अगर कहीं जन समर्थन मिल रहा है और मोदी जी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, तभी तो वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय उत्कर्ष जी ने बहुत ही शानदार सवाल उठाया है, आप बड़ी गंभीरता से विचारें उनको।
जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2019 के अंदर भाजपा ने अपनी रिटर्न कांग्रेस के बाद भी भरी है, कांग्रेस से भी लेट। और 2022 में जो एडीआर का उदाहरण दे रहे थे सिन्हा साहब, 2022 की रिटर्न सबसे बाद में अगर किसी दल ने भरी है तो भाजपा ने भरी है। उसकी वजह से आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, तो भाजपा पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और उठाया है, जो मैंने इशारे में कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिन दलों ने पैसा खर्च नहीं किया वो वापिस करें। अब कांग्रेस को तो 1123 करोड़ रुपए मिले हैं सारे इन बोर्ड्स में। अब कांग्रेस ने तो विभिन्न चुनावों में इतना पैसा खर्च कर दिया, और जिसका हिसाब इनकम इसके इलेक्शन कमीशन के पास है। और मोदी जी को 6,554 करोड़ रुपए मिले हैं, और उनका जो हिसाब देखेंगे तो 2-2,500 करोड़ का बैठता है। तो उनको तो 4,000 करोड़ रुपए वापिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन का पैसा जो बॉन्ड से मिला है ये चुनाव के लिए मिला है, संपत्तियां खरीदने के लिए नहीं मिला। जो भाजपा ने संपत्तियां इकट्ठी कर ली, जो संपत्तियां खरीदी जाती हैं वो पैसा अलग मिलता है, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो पैसा मिलता है वो विशुद्ध चुनाव के समय ही बॉन्ड बेचे जाते हैं, और वो केवल चुनाव लड़ने के लिए बेचे जाते हैं। तो कांग्रेस ने तो कर दिया खर्च, उसके पास तो नहीं है, वो बैंक को अकाउंट बता रहे हैं, और भाजपा के बैंक अकाउंट तो ये कार्रवाई बीजेपी के डर को दर्शाती है। कुल मिलाकर ये कार्रवाई बीजेपी के डर को दर्शाती है। बात तो सुनिए ना जी। डर नहीं, मोदी जी को पैसा वापिस करे, इस पर बहस होनी चाहिए। इस बहस से ध्यान हटकाने के लिए दो मुद्दे चल रहे हैं कल से। एक तो संदेश खली ले आए कि संदेश खली तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, और कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड असंवैधानिक हो गए, ये भी मीडिया के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब एक पत्रकार के नाते मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, संदेश खली के मुद्दे के सामने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना कहीं टिकता है क्या? ये सारा मोदी का डर, और मोदी कह रहा है कि मैं 400 पार। जो व्यक्ति 400 पार जाने की बात करता हो, क्या वो कभी किसी को डराता है क्या? अब आपने चुनाव देखा होगा 1984 का, कांग्रेस 414 सीट जीती थी और 11 बाद में जीती, कुल 425 सीट जीती थी। पर क्या उस समय उसको चुनाव लड़ने से रोका गया था क्या? विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की जमानत हो गई थी, वो दूसरी बात है, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान विपक्ष के भी खाते जो है सील किए गए थे, फ्रीज किए गए थे। विद्रोही जी, कांग्रेस पर ये दाग पहले से लगा हुआ है कि किस तरह से इमरजेंसी के दौरान हालात बनाए गए थे। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा मैडम, मैं 1984 की बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी के दौरान सुन लीजिए, इमरजेंसी की सुन लीजिए। आज अब बात आरएसएस ब्रेक ले लेते, आरएसएस पर नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। आरएसएस पर कई बार बैन लगाया है, आरएसएस के खाते सील किए हैं, ये कटु सत्य है। पर किसी भी राजनीतिक दल के खाते कांग्रेस ने इमरजेंसी में सील किए, नेताओं को गिरफ्तार तो किया है। मैं भी उन पीड़ितों में हूं, मैं भी इमरजेंसी के खिलाफ था। अब अपोजिशन को गिरफ्तार तो किया, मैं मानता हूं, टार्चर भी किया, ये भी मैं मानता हूं, पर किसी के खाते सील नहीं किए। ये आपके पास गलत रिपोर्ट है। उत्कर्ष सर, अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में जो कि ये दिख रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं ये डर है कि अब उसे जो अपने चुनावी बॉन्ड के पैसे का जो है उसे सार्वजनिक करना पड़ेगा, तो क्या वाकई में ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है? जैसा कि पिछले कई मुद्दों पर बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, और जो चुनावी बॉन्ड जैसा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, और इसके क्या आयाम निकलकर सामने आएंगे, इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसको कैसे देखा जा रहा है, इन सब अहम मुद्दों से ध्यान हटाने की ये कवायद दिखती है। मैं समझना चाहूंगी, और फिर आप आगे कांग्रेस के लिए क्या रास्ता देख पा रहे हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, संविधान पीठ का फैसला है, 5 जजों की बेंच ने किया है जी। तो ये ऐसा फैसला नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत सवाल करें या उसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर करें, वो बड़ी मुश्किल बात है। तो एक तो ये फैसला है, और बड़े क्लियर कट इसमें स्टेटमेंट्स है। खास तौर पे इसको मनी लॉन्ड्रिंग अगर बता दिया गया तो काले धन के खिलाफ की मुहिम को झटका तो लगा है, और क्रेडिबिलिटी भी दिक्कत में आएगी जी। आनी चाहिए, आदर्श स्थिति तो यही
कि सवाल तो लोगों को पूछना चाहिए कि भाई और लोगों के मन में ये विचार आने भी चाहिए, कितने आते हैं कितने नहीं आते। उसी को रोकने के लिए तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो संदेश खाली तक जाता है, जहां पर कुछ घटनाएं घटी हैं। निश्चित तौर पर हर घटना महत्वपूर्ण है, लेकिन बतौर पत्रकार हमारा ये मानना है, मेरा खास तौर से ये मानना है कि किसी एक घटना को ज्यादा तवज्जो देने के बजाय आप सारी महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ बराबर ट्रीटमेंट कीजिए, जो कि हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। और वही एक भारतीय मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा होता है। एक बात। दूसरी बात कि अब 3 हफ्ते का टाइम है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, ना सिर्फ लिस्ट को सार्वजनिक करने के लिए बल्कि उन दानदाताओं को वो पैसा वापस भी करने के लिए। ये बड़ा कैच है, ये बड़ा चैलेंज है। बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी और बीजेपी क्या दूसरी पार्टियां भी कैसे काउंटर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस को भी पैसा मिला है, दूसरी पार्टियों को भी पैसा मिला है। कांग्रेस का बैंक अकाउंट सीज हो गया, 112 करोड़ रुपए उसमें रोक लिए गए। अब 112 करोड़ रोक लिए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा मिला है अगर उसको वापस करना पड़ा तो उसकी झोली में क्या बचेगा? नहीं सर, एक सेकंड वो ये कहा है जो खर्चा नहीं किया गया है ना, मान लो जो आपने चुनाव में खर्च कर दिया वो वापस नहीं करना। हाँ, नहीं, जो खर्चा नहीं किया है वो वापस करना है। तो मगर वापस तो करना है, और वो पैसा तो आने वाले चुनाव में लगना था। और बीजेपी के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि चुनाव बहुत महंगा बन गया है। चुनाव बहुत महंगा बन गया है। नेताओं की यात्राएं, हेलीकॉप्टर्स और प्रचार तंत्र और उसके पहले रोड शो, ये सब कुछ बहुत पैसा मांगता है। अब ये एक बड़ा संकट तो है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को क्या काउंटर करने के लिए कोई नया रास्ता निकालती है। अब संविधान पीठ का मामला है, संविधान ने कहा है तो क्या संविधान में संशोधन, क्योंकि हमने कई बार ऐसे देखे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए और उसको फिर, लेकिन अब पार्लियामेंट भी नहीं बची है, फिर बैठक, अब आपातकालीन बैठक बुला ली जाए तो नहीं कह सकते हम, लेकिन बजट सत्र तो खत्म हो चुका है और अब 2 हफ्ते के बाद आचार संहिता की अगर बात है तो क्या संविधान में कोई संशोधन होगा। कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़ी मुश्किल हालात है सारे राजनीतिक दलों के लिए और बीजेपी के लिए इस लिहाज में कि उसका बहुत बड़ा पैसा है, कांग्रेस के लिए इस लिहाज में कि उसके पास थोड़ा सा पैसा था जिसमें एक ऑलरेडी फ्रीज हो गया और अब बचा हुआ जो है वो भी आप वापस कर, तो आप करेंगे क्या? कांग्रेस, राहुल की यात्रा कांग्रेस के लिए एक ऐसे में एक मौका भी हो सकती है, क्योंकि ये तो तय है कि कांग्रेस राहुल की यात्रा जहां गुजर रही है वहां भीड़ तो जुट रही है। तो क्या उस यात्रा को, न्याय यात्रा में बहुत सारी बातें हो रही हैं बेरोजगारी की, शिक्षा की, क्या देश बचाने की जब बात राहुल गांधी कहते हैं तो उसको वहां पर वो क्राउड फंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अब ये तो सोचना कांग्रेस के रणनीतिकारों का काम है, लेकिन ये सच है कि जो आने वाले चुनाव हम देखने जा रहे हैं इसके ऊपर इन फैसलों का असर पड़ेगा और असर पड़ेगा और ठीक ठाक असर पड़ेगा अगर ये फैसले जो हुए हैं वो एग्जीक्यूट वैसे ही होते हैं जिस मंशा से ये फैसले किए हैं सुप्रीम। और क्या इससे जो वोटर्स हैं, वोटर्स का मिजाज भी बदलेगा? क्योंकि हमने देखा है किस तरह से वोटों की खरीद फरोख्त होती है। नहीं, वोटों की खरीद फरोख्त होती है, प्रत्याशियों के स्तर पे भी होती है, पार्टियों के स्तर, बड़ा खुला मामला है, इसमें कहने की कोई बात है नहीं, ऐसे आरोप लगते ही रहते हैं। लेकिन हाँ जरूर है कि अगर पैसे नहीं है तो, और खास तौर पे घोषित पैसे नहीं है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत उनका अगर आप देखिए तो कई गुना ज्यादा पैसा है दूसरी पार्टियों की तुलना में। इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसका एक हिस्सा है ना, बिल्कुल। उसके अलावा भी तो पैसे हैं। तो पिछली बार भी अगर आप याद कीजिए जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसके पहले क्या घटनाएं घटी थी, बहुत आराम से इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। डिमोनेटाइजेशन होने के कुछ ही महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मात्रा में जमीनें खरीदी थी और मोटरसाइकिलें खरीदी थी।
उसके बाद वो कार्यकर्ताओं तक पहुंच गए, फिर डिमोनेटाइजेशन हो गया, बाकी विपक्षी पार्टियों के सामने एक संकट खड़ा हो गया, तो आर्थिक रूप से वहां भी कमजोर हुए। अब 2024 के चुनाव में भी फिर वही कैश क्राइसिस खड़ी हो गई, रास्ता दूसरा था, है ना। जी, तो जी। मैं तात्कालिक रूप से किसी घटना के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बिल्कुल मैं बिल्कुल हमेशा एक लाइन ढूंढता हूं, टाइमिंग ढूंढता हूं, बिल्कुल। और अगर मुझे दिखता है कि इसके भीतर, इन कड़ियों के भीतर कोई समानता दिख रही है, तो फिर मैं उसको रणनीति मान लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि ये परिस्थितियां क्या जो है एक माहौल बना रही हैं कि जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिनका ये कहा जा रहा है कि हो सकता है 2 से 3 हफ्तों में जो है आचार संहिता लागू हो जाए, तारीखों का ऐलान हो जाए। संदीप जी, बहुत ही कम समय आपके पास मैं आती हूँ, आपको क्या लग रहा है जो उत्कर्ष सर ने इशारा किया है, क्या आपको भी यही रणनीति दिखती है? बीजेपी में डर या कुछ और बड़ा खेला? देखिए नेहा जी, बिल्कुल जैसे उत्कर्ष जी ने कहा, मैं इनकी हर बात से एग्री करता हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं, उनकी जो स्पीड है उसको स्लो करने की कोशिश की जा रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस का ये जो अभियान चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं एक डर की तरह ही देखता हूं, क्योंकि अगर आप फेयर रहते हैं और निर्भीक रहते हैं तो आप इस तरीके की जो घटिया हरकतें हैं वो नहीं करते, और आप जनता के बीच में जाते हैं। पर क्या एक बात उत्कर्ष जी ने ये भी कही थी कि क्राउड फंडिंग कितनी कर पाते हैं? अगर पार्टी को इस तरह से आर्थिक तंगी या बदहाली का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव तो लड़ने ही है, चुनाव के लड़ने के लिए जो एक वाजिब खर्च है। नेहा जी आपने राहुल जी की एक बात नहीं सुनी, अगर आप सुन लेती तो आपको जवाब मिल जाता। उन्होंने कहा है आज ही कि बेशक हमारे ऊपर आप अकाउंट कितने ही बैन कर लो, हम जनशक्ति के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अपने कार्यक्रमों को जनता के सहयोग से चलाएंगे। पर ये कांग्रेस के जी संदीप जी बात पूरी करें। नेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी पार्टियां हैं, जब वो खड़ी होती है उनके पास इतना बैंक बैलेंस या इतना पैसा नहीं होता, जनता चुनाव लड़वाती है। जब जनता चुनाव लड़वाने लगे, जनता चंदा देने लगे, तो समझ लीजिए आप हिंदुस्तान की राजनीति में वापसी कर रहे हैं, और उसी रास्ते पर कांग्रेस जाएगी। आप कांग्रेस के सारे चीजें फ्रीज कर दीजिए, सारे रास्ते बंद कर दीजिए। जब जनता रास्ता बनाती है तो दिल्ली में बैठाकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर थे, तब उनकी इमेज चमक रही थी। जिस तरीके की इमेज चमक रही थी, आपने देखा किस तरीके से लोगों ने समर्थन किया, और लोग उस समर्थन को कब वापस ले लेते हैं पता नहीं लगता। बिल्कुल, समर्थन वापस लेते हैं जब उनके अधिकारों को कुचला जाता है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो स्तंभ है उनको भी जो है एक किस्म का दबाव उन पर बनाया जाता है, और उनको स्वतंत्र माहौल में जो है वो अपने कार्यों के, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से भी रोका जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी संदीप जी आपका भी, उत्कर्ष सर आपका भी, और वेद प्रकाश विद्रोही सर आपका भी, कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए, और हमने ये समझने की कोशिश की इस कार्यक्रम के दौरान कि कांग्रेस के जो बैंक खाते सील किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं, उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या इरादा हो सकता है? क्योंकि कानून तो निष्पक्ष और स्वतंत्र जो है कार्रवाई करता है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक पक्षपाती कार्रवाई की तरफ भी दिखती है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ईडी हो, आईटी हो, या फिर अलग जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनकी जिस तरह से कार्रवाई दिखी है, जिस तरह से एक्शन दिखा है, उस पर सवाल यही कि क्यों सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर इनकी कार्रवाई होती है, और बीजेपी में जाते ही किसी नेता के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप अपना बेशकीमती फीडबैक देना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।